हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का जो भी मॉडल पेपर है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। हम आपको इसमें पूरा बहुविकल्पी जितना क्वेश्चन होता है और जो अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब आपको लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, आप इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और समझिए, और जो आप पढ़ेंगे आप भी इसके साथ रिविजन कर लीजिएगा। तो ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है ना, तो उसी को हम लोग चलिए यहाँ पर न्यू है एकदम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। और आप जानते हैं कि जैसे कि जो खंड का होता है, ठीक है, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, खंड खा में भी आते हैं, तो पूरा टोटल मिलाकर 12 या 13 यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पहला आप देख लीजिए, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले आप देख लीजिए बेल्जियम में क्या कितने लोग रहते हैं। जो भी फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं, और डच और फ्रेंच, डच और जर्मन, 3 भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर इनके जाति समूह क्या रहेगा, सभी के बराबर क्या होती है, जाति होती है। तो इसके आधार पर हम ये टिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच, डच, जर्मन बोलने वाले करेगा तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। पहला का है रॉलेट एक्ट। अच्छा, हम ऑप्शन नहीं ना बोलकर डायरेक्ट जो सही है वो बताते हैं। आप सारा ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको कम समय में हो जाए। तो यहाँ पर किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो चौरी चौरा कांड के कारण। यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, देखिए आप, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो यहाँ पर ऑप्शन ग हो जाएगा, विक्टर इमैनुएल। तो और हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। आप ऑप्शन के साथ पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, फ्रांस प्रशम युद्ध द्वारा हुआ था। ठीक है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वां अनुसूची में ये रखा गया है। ये खंड का क्या है, जस्ट आपको खंड का में क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा, 3 आंसर रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, आप भी ध्यान रखते रहिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको चलिए क्वेश्चन बैंक में हम आपको आंसर दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। तो आपको सिर्फ 2 पूछा है, तो आप 2 बताइएगा, उनके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना है कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था। ठीक है, नील यहाँ पे है ना, मैं नील की खेती करने वाले किसानों को पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। उनका इन्होंने 1919 ईस्वी, ये आपको जरूर याद रखना है। थोड़ा सा क्या करेंगे, उनको मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा आप याद कर सकते हैं खेड़ा सत्याग्रह। इसमें भी खेड़ा गुजरात में किसानों के दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह का निश्चय किया था। कैसे किया था पूरा आप इसको देखते रहिए, और इसको बस शॉर्ट में क्या करना है, आपको इसको बताना है। ठीक है, 2 सत्याग्रह, 3 सिर्फ नाम और सन जरूर आपको याद होना चाहिए। अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या, गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया था, तो उसका निवारण, उसके लिए इन्होंने क्या किए थे, 1918 ईस्वी में एक सत्याग्रह चलाया था, जिसका नाम अहमदाबाद सत्याग्रह है। तो 3 सत्याग्रह है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए, सिर्फ 2 कारण आपको बताना है, तो इसको भी चलिए हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कारण, तो हम बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में क्या है, समानता है, स्वतंत्रता है, भातृ भाव है, जन कल्याण है, जन प्रभुसत्ता है। तो 4-5 ये जो है, आप इसमें 2 उनको बताना है, तो 2 आप कारण इसके पढ़कर लिख सकते हैं। ठीक है, समानता में क्या होगा, ऊंच नीच, जात पात, धर्म का क्या रहेगा, भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता, लोकतंत्र का दूसरा मुख्य आधार है, नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप पूरा कारण देख कर लिख लीजिएगा। तो ये आपका जो कि बहुत ही अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। भारत की उत्तरी पूर्वी में, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 3, नेपाल है, चीन है, भूटान है। 3 है, 3 में से आप कोई 2 याद कर लीजिएगा, आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और है यहाँ पर मारियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य है। ये लघु उत्तरीय जो कि 3-3 मार्क्स के होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं मारियान, आप इसका आंसर। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 3 पॉइंट में हम लिखे हैं। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मोरियन दिया गया है। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया है, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई हैं, ताकि लोगों में क्या हो, एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, इसलिए इनको हुआ था। उसी प्रकार क्या हुआ था, जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया है। तो ये आपका पूरा शॉर्ट में आंसर है, आप इसको बहुत ही अच्छे से ये शॉर्ट में आंसर लिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर भी है रॉलेट एक्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था, तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं ये। तो
यहाँ पर देखिए रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने, राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का क्या करें माध्यम से इस कानून का विरोध किए थे। आप इतना याद कर सकते हैं। और इसी बीच में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई थी और यहाँ पर शामिल होने में गांधी जी ने आंदोलन फिर वापस भी ले लिया था। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जरूर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हो गया ये। और यहाँ पर है अब वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो इनका भी ये भी क्या 3 नंबर का है, तो 3 चुनौतियाँ बतानी है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियां, पहली होगी फर्स्ट विस्तार की चुनौती और तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। तो आप क्या करिए, इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अभी हम पूरा सुनाएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 3 ये हेडिंग तो जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अथवा में करके, अच्छा जो अथवा में रहेगा उसमें 2 आपको क्या करिएगा, दोनों आप पढ़ लीजिए कौन सा आ जाए, ठीक है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अपना मत स्पष्ट करना है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मतलब लिख सकते हैं। ये हम टाइम न रहते हुए कम है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। जो आप लिखेंगे उसको उदाहरण भी देना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, मतलब आपको घर पर इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 आंसर है। अब यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था। इन्हीं 2 कारण का क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के क्या करते हैं, 2 क्या बताना था, आर्थिक महामंदी जो आई थी, ठीक है। तो आपको ये सारे छोड़कर आप सिर्फ पहला दूसरा 3 है तो 2 आप कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 90 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इससे क्या होता है, जो काम करने वाले ज्यादा लोग थे ना, उन्हीं में क्या कहता हमला हुआ था। यहाँ पर देखिए मृतकों घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, इसलिए क्या हो गया, आर्थिक महामंदी आ गई थी। और यहाँ पर इस युद्ध के बीचों में क्या होता है, अमेरिकी बैंक को अमेरिकी जनता से भी भारी कर्जा लेना पड़ा था। ये जो हेडलाइन मतलब अंडरलाइन की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का क्या कहते हैं, घायल हो गए थे, मृतक हो गए थे। तो इसी के कारण महामंदी आ गई थी। तो ये आप क्या कर सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो लॉन्ग आंसर अब दीर्घ उत्तरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अर्थ देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन और विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। तो दोनों में से कोई एक इसका ये क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। और क्यों आवश्यक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। किन्हीं 2 कारण हम चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। तो कारण देखिए यहाँ पर 2 हैं, युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण। 2 ये कारण क्या होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करिए, युक्तिपरक में क्या होगा, भारत में धर्म जाति लिंग भाषा के आधार पर क्या सामाजिक विद्यमान होगी, बस इतना सा थोड़ा छोटा पढ़ लीजिएगा। नैतिकता के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र आप हम छोटा से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, सत्ताधारी पर शासन कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए पूरा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर बस छोटा क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब संघवाद का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो बस इतना सा थोड़ा ये पढ़ लेना है। और इसकी विशेषताएं यहाँ पर देखिए, इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको सिर्फ क्या कितना पूछा है, 3 विशेषताएं, तो आप याद कर सकते हैं। केंद्रीकृत संघवाद, कठोर संविधान, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यों के अपने संविधान नहीं है, शक्तिशाली न्यायपालिका, वित्तीय स्वायत्तता। सिर्फ 3 है। आप कोई जो आपको अच्छा लगेगा, जो छोटा लगेगा, आप उसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। खंड जो का था यहाँ तक क्वेश्चन आता है आपका, फिर उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न हैं, ठीक है। अभी इसको लास्ट में हम लोग मानचित्र वाला देखेंगे। अभी हम चलते हैं खंड खा की ओर। यहाँ पर बहुविकल्पीय पहले प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार मतलब सोपानी खेती की जाती है, तो उसको किसमें कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। निम्न में से कौन सी रबी फसल है, चना है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, अभ्रक है। तो इस तरीके से क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
17 नंबर का तक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 18 नंबर है, इनमें से किसी राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। मानव विकास सूचकांक SDI में भारत का स्थान कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या 120वां, 131वां, 190, 180। तो लेकिन ऑप्शन क्या है 131। अगर 131 आएगा तो ये लगाना है, नहीं तो 130वां आपको जो उसके लगभग में होगा वो लगा देना। तो याद कर लीजिएगा, आपका अभी करंटली क्या है 131 स्थान पर है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो भारत कैसा राष्ट्र है? ये उच्च आय है कि मध्य है कि निम्न है? ये आपका क्या होमवर्क है, इसको आप हमें कमेंट करके ही बताइएगा, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अति लघु उत्तरी का प्रश्न अब हम देखते हैं। जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर, सिर्फ आपको 2 अंतर बताना है। अच्छा, तो देखिए चाहे जैव पूछे चाहे जैविक पूछे, संसाधन पूछे, उसके क्या होते हैं? जैव वाले जो मतलब जो जीवित होते हैं, अजैव जो मृत होते हैं, ठीक है, निर्जीव जैसा हम बोल सकते हैं, सजीव और निर्जीव, ये आप जरूर माइंड में याद रखिएगा। तो ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, ये इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं होता है। एक अंतर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखिए यहाँ पर जैविक संसाधनों में जीवित वस्तुएं पाई जाती है, जरूर याद रखना। अजैविक में क्या होती है? सम्मिलित निर्जीव पाई जाती है। तीसरा एक और देख लीजिए आप, या फिर ये नवीकरणीय संसाधन ही है, नवीकरणीय संसाधन है। अनुकूल पर्यावरण में पुनः उत्पन्न होते हैं, इनमें क्या होते हैं? उत्पन्न होने की क्षमता नहीं होती है। तो आप उदाहरण भी देख सकते हैं इसमें। जो जैविक में क्या होते हैं? फसल, पशु, पक्षी, मछली होते हैं, और अजैविक में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क। तो ये इतने सारे हमने अंतर बता दिए। आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं, 3 याद कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 तक हो गया, 22वां क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो आपको GDP बताना होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आप भी अपने क्वेश्चन बैंक में क्या कर सकते हैं? मिलाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि जिससे पढ़े हैं उसी से पढ़िएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा लाइन है, आपको जरूर रट के जाइएगा, आ सकता है, ठीक है, और बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। तो प्रश्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, उसका नाम भी चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बेरोजगारी को दूसरा नाम क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी से कहते हैं। इसमें जैसे क्या होता है, कोई भी काम करने वाले जितने लोग की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति रहते हैं। अगर आप मतलब एक खेत में क्या चार लोग वो काम कर सकते हैं, लेकिन 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसमें क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी होती है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर 24 नंबर का है, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अथवा करके है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन क्या अथवा में है, दोनों क्वेश्चन आप इसको देखिए और हम दोनों आंसर क्या करते हैं साथ में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आंसर है, एक ये है, ये अथवा करके है। तो पहला जो हमने बताया वो इसका आंसर है। अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जमाव क्या रहेंगे? शिराओं के रूप में, बड़े वाले परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होता है तब इन शैलों में खनिज का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या हो जाता है? निर्माण होता है। बहुत ही शॉर्ट आंसर है। अथवा वाला जो था कि कौन से है, तो चाय एक पेय फसल है, इसको आपको आंसर लिखना है। 2 पॉइंट में लिखे हैं। चाय की पैदावार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। बहुत ही पॉइंट में क्या किया गया, आंसर लिखा गया। आप इसको जरूर, अगर आपको नहीं मिलेगा तो यही आंसर क्या करना है, याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो 25वां है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं, तब ये देखेंगे वैश्वीकरण क्या है। यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के हैं। इसका प्राथमिक है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक है, तीसरा तृतीयक है। प्राथमिक में कौन से आते हैं, इसका आपको संक्षिप्त मतलब 3-3, 4-4 लाइन जरूर लिखना है, ठीक है, 3-3 लाइन कम से कम। कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में आता है प्राथमिक। दूसरे में क्या आता है? विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तीसरा तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं आती है, जो बैंकिंग वगैरह के जो ये सब सेवाएं होती हैं, ठीक है। तो आप ये क्षेत्र है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दी, हेडिंग आपको इसको डिटेल में लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए समझते हैं इसको, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर बस ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, ये वाला आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी एक को दूसरे द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकें तथा श्रम का आदान प्रदान होता है। सभी जो एक देश से दूसरे देश से क्या करते हैं, ये सारी चीजें आदान प्रदान करते हैं। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। बस छोटा सा ये क्वेश्चन है, इतना आप आंसर याद कर लेंगे, बहुत आपको समझ में आ जाएगी वैश्वीकरण क्या होता है। अच्छा, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसके बारे में क्या करना है, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये क्या पता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
अब 26 नंबर क्वेश्चन है, ये भी दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। दो में से दो दिए, एक एक करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। और दूसरा है परिवहन के साधन। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं। सभी को पता होगा, लेकिन हमने लिख दिया है तो आपको इसको क्या करना है, पढ़ के जाना है। और यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्र से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। ये हो गया। या फिर अब एक ये है, दूसरा इसका अर्थ ये है, जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है तो उस वस्तु को बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे किसकी मांग, सोना चांदी, इन चीज़ों की मांग पूरे विश्व में हो जाती है तो वो जो बाजार होगा जहाँ का, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। तो आपको ये अर्थ हो गया। अब इसकी क्या पूछा गया था, इसमें विशेषताएं, कोई 5 विशेषताएं, तो 5 हमने यहाँ पर लिखा गया। बहुत ही शॉर्ट में हेडिंग लिखा है। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो इसके अंदर आपके 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपको पूरा दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। तो हेडिंग्स आप देख लीजिए। बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया व्यवसाय का एक भाग है। व्यापार अनेक देशों के बीच होता है। घरेलू विपणन की सभी क्रियाएं करना होता है। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किया जाने वाला विपणन, ठीक है, विपणन। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 विशेषताएं जो है ये हमने लिख दी है। आप इसको देखकर लर्न कर लीजिए। बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपका अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का वर्णन कीजिए। तो बस स्थल परिवहन और वायु परिवहन जो आपका अलग अलग होता है। तो हम शॉर्ट में यहाँ परिवहन, वायुयान परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसको लेकिन डिटेल में लिखना होगा। ये हम हेडिंग से बता रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था, स्थल परिवहन भी जो होता है ना, उसमें सड़क परिवहन को कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया, कच्ची और पक्की, 2 भागों में, कच्ची सड़क और जो पक्की सड़क। तो ये इतना शॉर्ट में हेडिंग्स है, इसको आप इसके बारे में क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय का, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर चलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक तो होंगे ही ना, तो उसी का ये आंसर हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। तो किन मापदंडों का, एकदम सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैधानिक उपाय, प्रशासनिक उपाय, तकनीकी उपाय, 3 हेडिंग से जरूर याद करना। वैधानिक में क्या है, ये सारी आ जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आधिकारिक मानक वर्णन अधिनियम, ये खाद्य सामग्री मिलावट से बचने के लिए अधिनियम बनाया गया। प्रशासनिक भी आ जाता है, तकनीकी आ जाता है। तो आपको इतना सा क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, याद कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या करना है, टिक करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन है ना, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं। इस कथन को अपने शब्दों में लिखो, आपको अपनी राय देनी है, तो इसका अपनी राय यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, आप क्या करिए, इतनी बड़ी सी राय है, इसको क्या करिए, हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, और बहुत ही अच्छे क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा इतना बड़ा है ना, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये आपका सोशल साइंस का ये पूरा क्या था, पेपर था, पैटर्न था। यहाँ पर 27 क्वेश्चन इस तरीके से हुए। 28 में क्या होता है, 2 होते हैं, ठीक है। और अच्छा, अभी खंड का में भी 2 होता है ना, उसको भी। इसमें मानचित्रकार, आप सभी को ये करना, जो दृष्टिबाधित होते हैं ना, उनके लिए ये वाला होता है, ये आपको नहीं करना है। अगर जो दृष्टिबाधित होंगे उनके लिए ये होता है, लेकिन अच्छा, ये वाले आपके क्या करना है, मानचित्र है, इसमें भी मानचित्र होते हैं, और आपके खंड का में भी मानचित्र कार्य दिया होता है ना। यहाँ पर देखिए, खंड का में ये मानचित्र, ये भी दृष्टिबाधित के लिए है, ये आपको करना है, ऊपर वाला, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो होता है जिसमें नहीं लिखा है। तो इसकी क्या है, बहुत ही डिटेल में हम क्या करेंगे, आपको ये वीडियो कल मिलेगी, अलग से वीडियो मिलेगी। इसमें क्या करेंगे, पूरा मानचित्र मैप में हम आपको दिखाएंगे, और उसका नाम भी बताएंगे कहाँ पर कैसा है। और आज आप सिर्फ ये समझ लीजिए, जो हमने बहुविकल्पी बताया और अति लघु बताया, लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय, सारा क्वेश्चन क्या करना है, इंपॉर्टेंट ही मस्ट है, आपको याद करके पढ़ के जाना है। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन। तो चलिए, आप ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।